So guys, do you have any doubt from the last session Q&A? हाँ जी, गुड इवनिंग। चलो अब 20 लोग हो गए, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Any doubt in the last assignment or any questions? We can take 5 minutes Q&A and then we can start. कूल है। सो एट्रीब्यूशन विंडो से स्टार्ट करते हैं। सो जो गूगल के अंदर एडवर्ड्स के अंदर एट्रीब्यूशन मॉडल होता है, वो हम सिर्फ क्लिक बेस्ड या वेबसाइट बेस्ड कैंपेन के लिए चेंज कर सकते हैं, नॉट फॉर द ऐप कैंपेन्स। तो इसके अंदर ये एट्रीब्यूशन मॉडल के ऑप्शन होते हैं अपने पास। लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर और टाइम डिके और पोजीशन बेस्ड डेटा ड्रिवन। सो लास्ट क्लिक में होता है क्या कि it will give more weightage, it will give all the weightage, sorry, all the weightage to the last click actually। कि अगर कोई बंदा YouTube से क्लिक करके आया और उसके बाद उसने किसी और इन्वेंटरी पे क्लिक किया, उसके बाद उसने सर्च किया कुछ, फिर उसको लास्ट ऐड को पूरा का पूरा क्रेडिट मिलेगा कि या लास्ट कीवर्ड को, लास्ट ऐड को, कि ये कन्वर्जन उससे आई है। फर्स्ट क्लिक में यूट्यूब से वीडियो देख के आया था तो उसको वहीं पे वेटेज मिल गई पूरी की पूरी कि यूट्यूब से ही आया।
उस सोर्स को मिल गई पूरी वेटेज। लीनियर के अंदर ये होता है कि सारे के सारे जितने भी बीच में सोर्सेज होते हैं उन सबको इक्वलेंट इक्वलेंट वेटेज मिलती है, कि अगर यूट्यूब से आया है तो यूट्यूब को मिल गया, बीच में सर्च पे आया तो सर्च से मिल गया, किसी डिस्प्ले वाली इन्वेंटरी पे था तो उसको भी मिल गया, इक्वल वेटेज। टाइम डिके होता है कि जो सबसे लास्ट में जो सोर्स है उसको सबसे ज़्यादा मिलता है वेटेज, और सबसे सबसे पहले उसको सबसे कम मिलती है वेटेज। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग अ 7 डे हाफ लाइफ, कि 8 दिन के बाद जो सबसे पहला सोर्स था उसको उसको हाफ क्रेडिट मिलता है उससे, जितना उसको पहले मिलता है। तो सबसे जो लास्ट में कन्वर्जन लास्ट में होता है जो, उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलती है क्लोज टू द कन्वर्जन, सबसे पहले होता है सबसे कम मिलती है उसको। पोजीशन बेस्ड में फर्स्ट और लास्ट को मिलते हैं 40-40%, बीच वाले को बीच 20%। एंड डेटा ड्रिवन में होता है कि इट विल गूगल विल ऑटोमेटिकली डिसाइड कि कौन से सोर्स को कितना मिलना चाहिए। मोस्टली ये यूज होता है डेटा ड्रिवन। सो तो देयर वाज अ टाइम कि पहले जब लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा फेमस था और यूज़ करते थे लोग, सिंपली लास्ट क्लिक, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, बट डेटा ड्रिवन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ट्रैक द कन्वर्जन्स। जब से कुछ चैनल्स ऐसे आए हैं जिसका तुम्हें मतलब वी कांट इवन थिंक ऑफ कि यूट्यूब भी एक ऐसा चैनल हो सकता है कि उसको भी उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए अच्छे से। उसके अंदर लास्ट क्लिक मेथड काम नहीं करता सही से यूट्यूब। तो किसी बंदे ने 20 मिनट के तक वीडियो देखी है और उसके बाद पूरा उसने रिसर्च किया, उसके बाद उसका माइंड मेकअप वहीं से हुआ, बट तुमने लास्ट में एक सर्च में ऐड दिखा दी तो तुमने सारा का सारा क्रेडिट दे दिया लास्ट की ऐड को, कि इस ऐड से ही परचेज हुआ है सारा का सारा। बट उसका जो प्रोडक्ट कंसिडरेशन था वो 20 मिनट का उसने जो यूट्यूब की वीडियो देखी थी तब आया। तो इस तरह इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है व्यू थ्रू कन्वर्जन होता है, एक होता है क्लिक थ्रू कन्वर्जन। तो जब कोई बंदा क्लिक करके और कुछ डेफिनेट टाइम के अंदर परचेज कर देता है तो उसको क्लिक थ्रू कन्वर्जन बोल देते हैं। व्यू थ्रू कन्वर्जन होता है कि तुमने ऐड देखी बट क्लिक नहीं किया, बट परचेज कर लिया किसी और तरीके से, कि तुमने गूगल में ऐड देखी, इंप्रेशन आया, तुमने इग्नोर कर दिया, बट फेसबुक में खोल के उसे परचेज कर लिया, तो वो व्यू थ्रू कन्वर्जन होती है। तो ये दो कन्वर्जन विंडोज होती है, इसलिए तुम्हें बता रहा था। और इसके अंदर यू कैन सेट योर ओन डेज की कितने दिन के लिए कोई एक स्पेसिफिक कन्वर्जन विंडो रखनी है, कि 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, दैट यू नीड टू फिगर आउट फॉर योर ओन बिजनेस कि कन्वर्जन विंडो कितने टाइम के लिए रखनी चाहिए। सो इन आर केस आइडली कन्वर्जन विंडो होती है 7 दिन की। तो पहले जब व्हेन आई इनिशियली ज्वाइंड इट वाज 90 डेज फॉर गूगल एडवर्ड्स, तो हमेशा नंबर अच्छे दिखते थे कि बढ़िया चल रहा है सब कुछ। बट जब 90 डेज की कन्वर्जन विंडो रखोगे तो जो तुम्हारा असलियत में सोर्स नहीं भी है उसको भी कंसिडरेट कर लेगा, वो कंसिडर कर लेगा पूरा का पूरा कि सारी कन्वर्जन यहीं से आई है। सो 7 डेज इसलिए क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन साइज थोड़ा बड़ा है, 5 से 7 हज़ार रुपये के आसपास। ठीक है, तो आइडली कन्वर्जन विंडो बाकी ई कॉमर्स कंपनी जैसे जिसके अंदर 1,000 रुपये का एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है, 1,000 की 2,000 रुपये की, जिसके अंदर यूज़र इम्पल्सिव डिसीजन ले सकता है। तो कार सर्विस इज़ नॉट अ इम्पल्सिव डिसीजन कि आज ही मैंने सोचा, अभी सोचा, देखी ऐड देखी, अभी मैंने परचेज कर दिया सीधा। तो ये इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है यूज़र रिसर्च करने में कि सच में ज़रूरत है या नहीं है, मार्केट में नाम है या नहीं है, कितने कंसिडरेशन है, रिव्यूज़ अच्छे हैं नहीं है। तो दैट्स वाई वी कीप द एट्रीब्यूशन विंडो 7 डेज। अदरवाइज ई कॉमर्स कंपनीज इसको 7 दिन के लिए रखती है, सॉरी 1 डेज, सिंगल डे के लिए रखती है, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजन होता है वो खरीद लेता है बंदा एकदम से, इतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। और बट कुछ जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे अप्लाइंसेज है जो 30,000 रुपये के आसपास भी प्रोडक्ट है, तो उस केस में थोड़ा सा हो सकता है कि कंसिड्रेशन में टाइम लग सकता है। तो उसके लिए वो डिफरेंट कन्वर्जन एक्शन बना के उसकी सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए 7 दिन का या 30 दिन का भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिसर्च प्रॉपरली यूज़र रिसर्च करता है। बट मोस्टली अगर एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,000-2,000 रुपये है तो सिंगल डे वर्क्स। और ऊपर से इसके अंदर और फ़ायदा भी होता है, 2-3 फ़ायदे हैं। जैसे
सो इन दिस केस वी आर टोटली रिलाइंग ऑन गूगल कि गूगल हमें बताएगा कि परचेज कितनी आई है। अब वो चाहे किसी और मेथड से हो, मतलब जैसे वेबसाइट के केस में ऐसा हो सकता है कि हमने एसएमएस भेजा था, हमने वो पुश नोटिफिकेशन में लिंक भेज दिया, कुछ भी ऐसा केस है। तो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, तो जितना शॉर्ट विंडो होती है उसके अंदर मैक्सिमम एक्यूरेसी आ जाती है। वरना ऐसा ऐसा होगा कि तुम्हारी ऐड देखने के बाद यूजर ने परचेज नहीं किया था, बट 2 दिन बाद तुमने एसएमएस भेजा था वो लिंक का, और फिर यूजर ने परचेज किया था, बट गूगल कह रहा है कि ये तो ऑर्डर मैं लेके आया हूँ। सो गूगल और फेसबुक बोथ आर द सेल्फ एट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म, तो दे विल ऑलवेज क्लेम कि हाँ ये मेरा ऑर्डर मेरी वजह से आया। सो इस केस में हम ऐप के केस में तो हम एमएमपी यूज़ करते हैं, मोबाइल मैचिंग पार्टनर ब्रांच, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद भी डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि जब मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं जैसे गूगल और फेसबुक है, एंड बोथ ऑफ देम आर सेल्फ एट्रीब्यूटिंग कि वो दोनों कह रहे हैं कि ये ऑर्डर मैं लेके आया हूँ, ये ऑर्डर मैं लेके आया हूँ, तो ब्रांच इज द मीडिएटर। तो ब्रांच उसके ट्रू सोर्स को एट्रीब्यूट कर देता है वो, कि ये सेम ही ऑर्डर है, बट गूगल कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बट फेसबुक कह रहा है मैं लेके आया हूँ। तो इसका जो असली हकदार है वो है गूगल या फेसबुक, ऐसे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक सेकेंड, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सो ये हमारी एसेसरीज की वेबसाइट है, जो अभी है थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट नई वेबसाइट रोल आउट हो रही है। सो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन एक रिसेंटली 3-4 साल पहले गूगल ने स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन निकाला था। उससे पहले शॉपिंग कैंपेन आता था। शॉपिंग कैंपेन में तुम टारगेटिंग कर सकते थे। स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन में मैक्सिमम इन्वेंट्रीज कवर हो जाती है अपने आप। और शॉप स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन अभी भी अलाउड है, बट वो कुछ लोग बस ग्रे एरिया के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 1mg करता है, 1mg फार्मेसी जो है, वो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन में अलाउड नहीं करते मैक्सिमम, क्योंकि उसके कीवर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं कि बाय डाइजेपाम फोर्टविन, ऐसे टाइप के जो कीवर्ड होते हैं, वो गूगल अलाउड नहीं करता। तो स्मार्ट शॉपिंग में तो वो अलाउड ही नहीं करते, तो स्टैंडर्ड शॉपिंग में वो किसी तरह बाईपास हो जाता है। सो फॉर क्रिएटिंग a smart shopping campaign, we just create on the new campaign, click on the new campaign, then sales objective, then we click on shopping, एंड इसके लिए हमें एक मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मर्चेंट सेंटर अकाउंट होता है ये, इसमें कुछ भी नहीं पूछते, छोटी मोटी चीज़ें होती है, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है अपने बिजनेस के बारे में, और यू हैव टू क्रिएट अ फीड, एंड देन उस फीड से तुम्हारे कैंपेन्स बनते हैं। अब ये तो कुछ डेटा के अंदर इशूज है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो गूगल ने मर्चेंट सेंटर एक अलग से इन्वेंट इसलिए इसे बनाया था, क्योंकि गूगल चाहता था कि जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, एसएमईज है, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स, तो उनको ये एडवर्ड्स का ये चिक चिक वगैरह नहीं रहे, ताकि वो एडवर्ड्स का अकाउंट ना बनाए, ऐड उनको ऐड क्रिएट करने में टेंशन ना रहे। तो उन्होंने ये सोचा था, ऑब्जेक्टिव था कि गूगल मर्चेंट सेंटर से ही अपने आप ही ऐड बन जाएगी और उनको एडवर्ड्स खोलना ही नहीं पड़ेगा। तो उनका टारगेट अभी भी यही है। सो अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने अगर आर्टिकल पढ़ा हो, तो गूगल ने एक इसी चीज़ को रीपोजिशन किया है कि नाउ यू कैन ऐड फ्री लिस्टिंग्स ऑन द गूगल शॉपिंग। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही अवेलेबल है। तो अगर तुमने फीड बना के गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपलोड कर दिया, तो गूगल शॉपिंग के अंदर तुम्हारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। तो इसमें वंस यू अपलोड द फीड, इट विल शो यू द ऑल द प्रोडक्ट्स। यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं तो इश्यूज बता देगा। यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बता देगा। सो प्रोडक्ट्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसमें एक एक्सएमएल फाइल होती है। अदरवाइज तुम एक्सेल पे भी बना सकते हो। एक्सेल के अंदर इसलिए नहीं बनाते हम, क्योंकि एक मिनट, ये एक्सएमएल फाइल होती है ऐसे। हम इसलिए नहीं बनाते एक्सेल के ऊपर, क्योंकि गूगल मांगता है फ्रीक्वेंट अपडेट। फ्रीक्वेंट अपडेट के अंदर आपको एक्सएमएल जो एक्सेल फाइल होती है, वो बार बार तुम रिफ्रेश नहीं कर पाओगे उसको, और बार बार वो गूगल भी वहाँ से स्केड्यूल्ड फेच ऑप्शन होता है, जिसके अंदर वो तुम्हारी एक्सेल फाइल को नहीं लेता,
बट तुम्हारी एक्सएमएल फाइल को बार बार स्केड्यूल्ड फेच कर लेता है कि हर रोज रात को 12 बजे मैं फाइल को रिफ्रेश करूंगा और इसकी सारी डिटेल्स को यूटिलाइज करूंगा। तो फिर ये तुम्हारी फीड के अंदर से ये एट्रीब्यूट्स उठाता है। फाइनल एट्रीब्यूट्स, रॉ एट्रीब्यूट जो तुम्हारी फीड के अंदर दिए हुए हैं, और फाइनल एट्रीब्यूट जो उसने इसको अपनी लैंग्वेज में लिया है। जैसे प्राइस को देख सकते हो तुम, ऐसे लिखा हुआ है एमपीएन ऐसे है 0.00, यहाँ पर प्राइस ये है, सेल प्राइस ये है। सो ये एट्रीब्यूट तुम्हारे फीड से लिए हुए हैं इसने सारे के सारे, जो तुमने फीड दी है। उसके बाद बाकी एट्रीब्यूट्स, ये इन्फॉर्मेशन फाउंड ऑन योर वेबसाइट, ये स्कीमा होता है। तो बस अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि स्कीमा होता है, क्योंकि ये अलग से पूरा एक एसईओ का टॉपिक है अगर इसको बताने बैठेंगे तो कोई भी वेब पेज के ऊपर हमने ऐसे यहाँ पर स्कीमा लगा दिया, तो इसके अंदर स्कीमा इज अ ट्रांसलेटर बिटवीन यू एंड गूगल। सो जैसे तुमने एक डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूँगा, और तुम्हारा जो मदर टंग है हिंदी है, और गूगल की मान लो चाइना है, चाइनीज चाइनीज सॉरी, तो तुम बोलोगे हम दोनों ने इंग्लिश में बात करनी है, तो इंग्लिश वो स्कीमा हो गया। तुमने बोल दिया गूगल को इस लैंग्वेज में मैं डेटा दूंगा, तो तुमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि अब जैसे ये पेज मैंने इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल में डाला, तो ये कोड है, इस कोड के अंदर मैंने बता दिया सारा का सारा, ये प्रोडक्ट है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, इसकी अवेलेबिलिटी है मेरे पास स्टॉक के अंदर, इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस तब इतने टाइम तक वैलिड है, इसकी प्रोडक्ट की इमेजेस ये है, इसका रिव्यू है ये। तो गूगल को मतलब नहीं है कि इस पेज के ऊपर तुम क्या दिखा रहे हो, गूगल को नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट है या नहीं है, गूगल को नहीं पता। बट गूगल को तुमने जब ये बता दिया, इस कोड को लगा दिया स्कीमा वाला, प्रोडक्ट वाला, तो गूगल को पता लग गया कि ये एक वेबसाइट है जिस पर प्रोडक्ट है, और ये यहाँ से प्राइस उठाता है, और यहाँ से, अब इसका इंटेंट बताता हूँ क्यों ये स्कीमा क्यों मांगता है मर्चेंट सेंटर। क्योंकि तुम्हारी फीड तो होगी हर एक घंटे, एक दिन के अंदर या घंटों में रिफ्रेश, बट गूगल जब क्रॉल करता है अच्छे से, अभी तो हमारी ये वेबसाइट ऐसे इतनी पॉपुलर नहीं है, एग्रेसिव कैंपेन नहीं चल रहे, तो ये हर 15-20 मिनट के अंदर रिफ्रेश मार लेता है प्राइस। गूगल बॉट क्रॉल करता है हर 15-20 मिनट में, तुम्हारी वेबसाइट से फ्रेश प्राइस उठा के लाता है, देखता है, फिर यहाँ पर से तुम्हें एक एरर दिखा देगा अगर तुम्हारा प्राइस अगर चेंज होता रहेगा फ्रिक्वेंटली। तो कई लोग करते हैं ऐसे वेबसाइट में कि पर्सनलाइज प्राइस दिखा देते हैं विद सम डेटा वी हैव दे हैव, वंस यूजर साइन इन तो उनका प्राइस चेंज हो जाता है, कई वेबसाइट्स में ऐसा होता है। तो गूगल को पता लग जाता है कि प्राइस बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो फिर वो गूगल एरर दिखा देता है कि द प्राइस इज चेंजिंग क्वाइट फ्रिक्वेंटली ऑन योर वेबसाइट, इट इज़ नॉट मैचिंग अप टू योर फीड्स, सो रिड्यूस द चेंज रेट। कि अगर मान लो ओनली एक दिन के अंदर एक बार 2 बार प्राइस चेंज कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं है कि हर घंटे प्राइस चेंज करे जा रहे हो ऊपर नीचे। तो ये सब इसके अंदर चीज़ होती है। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं कह रहा था कि फ्री लिस्टिंग पहले से भी है, तो यहाँ पर तुम्हें अनपेड क्लिक्स दिख रहा है, तो ये अनपेड क्लिक्स तब से जब जब तुम कोई कैंपेन नहीं चला रहे इसके ऊपर, तुमने फीड बना के अपलोड कर दी बस। तो कोई अगर इंटेंशनली सर्च कर रहा है, अब जैसे इस चीज़ को तो कोई सर्च नहीं करेगा, गो मैकेनिक बॉडी वैक्स पॉलिश, कोई ऐसा पॉपुलर प्रोडक्ट होगा तो उसको सर्च करके और वो प्रोडक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा अनपेड क्लिक्स के अंदर। हाउ डज ब्रांच डिसाइड विच प्लेटफॉर्म शुड गेट द एट्रीब्यूशन? ये ब्रांच की इंटेलिजेंस समझ सकते हैं इसके अंदर। ब्रांच को पता होता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म वर्दी है इस चीज़ के लिए, कि इज इट गूगल और इज इट फेसबुक, कितने टाइम का, उसका लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन क्या था, सारा कुछ। तो जब फेसबुक एसडीके भी जब कोई इवेंट पुश करता है, तो उसके अंदर ब्रांच में एक ऑप्शन होता है कि अ, आप आप एग्जिस्टिंग फेसबुक की कॉल से इवेंट्स को लेना चाहते हो, या फिर ब्रांच की अलग से सेपरेट कॉल लगाना चाहते हो। तो ब्रांच को पता होता है कि इसका किस तरफ से कन्वर्जन आई है अपने पास, कि गूगल से आई है या फेसबुक से आई है, और फिर एक्चुअली में एक दोनों कन्वर्जन सेम है या नहीं है। तो उसके पास दोनों जगह का डेटा होता है, रेदर देन
कि सिर्फ फेसबुक के पास फेसबुक का और गूगल का गूगल का। तो अगर तुम्हारा एक बार मर्चेंट सेंटर अकाउंट बन गया, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि सिलेक्ट द मर्चेंट सेंटर अकाउंट यू वांट टू एसोसिएट विद द कैंपेन। तो तुम यहाँ पर इसके बाद एसोसिएट कर सकते हो ऐसे। हम्म। तो लाइक आई टोल्ड यू कि स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन अभी अवेलेबल है, बट जैसे कुछ ग्रे एरियाज के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं इसको लोग, कि जैसे फार्मेसी एंड सो ऑन। इट्स नॉट स्मार्ट, ये परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा नहीं होता। और इसके अंदर डिस्प्ले इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर डिस्प्ले इंक्लूडेड है। तो जब एक बार तुम कैमन क्रिएट कर लेते हो, हम्म, हम्म, तो अंदर प्रोडक्ट्स में ऐसे ये डाटा दिखेगा तुम्हें कि कितना कॉस्ट स्पेंड हुआ है एक प्रोडक्ट के ऊपर, कन्वर्जन्स कितनी आई है, एग्जैक्टली ये डेटा तुम्हें दिखेगा। और ये सेगमेंट बाय कन्वर्जन एक्शंस है, इसके अंदर मैंने जैसे ये किया है कि इसमें एसेसरीज परचेज एक वेबसाइट का इवेंट है, सिंस हमारी ऐप के अंदर अभी एसेसरीज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऐप के लिए कोई इवेंट नहीं है। तो ऐसा भी केस आया है कि वेबसाइट ऐप वेबसाइट पे लैंड किया है बंदा और उसने गाड़ी की सर्विस बुक की है। एक बार ऐसा हुआ, तो ये ऐप के ऊपर परचेज किया हुआ, तो यानी ऐप पे परचेज इवेंट सिर्फ गाड़ी की सर्विस का है। तो once we have accessories on app, then we'll have a different event for accessories as well. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सेकंड सेकंड ऑप्शन इसलिए मैंने दिखाया नहीं कि कैंपेन क्रिएट करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछता नहीं इसके अंदर। रोएस इसके अंदर सिर्फ एक ऑप्शन होता है बिडिंग का, कि कितना तुम्हें रिटर्न चाहिए। तो स्टार्टिंग में 400-500 ठीक होता है, उसके बाद लेटर ऑन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज इट। स्टार्टिंग में 15 दिन के लिए तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे चला लो कैंपेन को, कम स्पेंड पे, ताकि तुम्हारे पास कुछ डेटा कलेक्ट हो जाए। थोड़े टाइम के बाद यू कैन स्टार्ट ROAS with 500%, then later on gradually increase. तो ये पूछता है कि कौन से प्रोडक्ट्स को आपने यूज़ करना है, तो इसके अंदर ये कंडीशंस होती है। ब्रांड में अपने पास जेनरिक है सिर्फ, और अभी तो फीड में कुछ इशू है इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं रहा एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोडक्ट है, वरना यहाँ से यू कैन फिल्टर आउट कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट्स में दिखाने हैं। इसके अंदर एक रिपोर्ट टाइप भी होती है एग्जैक्टली, कि तुम्हें पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो अ, ये इसके अंदर रिपोर्ट कैट प्रोडक्ट टाइप होता है। प्रोडक्ट टाइप के अंदर ये होता है कि तुम्हारे एग्जैक्ट कैटेगरीज बताया जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ ब्रांड को लिया हुआ है, इसके अंदर एक जेनरिक ब्रांड है, तो उसके लिए मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो उसके अंदर मैंने देखा कि 1 लाख ऑल टाइम के अंदर मैंने 74,000 रुपये खर्च करे और मेरे को 1,70,000 रुपये का रेवेन्यू आया, जिसमें से 50,000, जब जब तक ये 50,000 पे था तब मेरे पास रेवेन्यू आया था 50,000 का ही। उसके बाद लास्ट के 25,000 के अंदर इसने ऑप्टिमाइज किया है, और मेरा जो GMV बाय स्पेंड है, कन्वर्जन वैल्यू बाय कॉस्ट है, वो है 2.30। ये काफ़ी कम है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांड कंसिडरेशन एज वेल। सो मे बी प्रोडक्ट्स का अगर मान लो कोई Myntra वगैरह ये सब लॉन्च करते हैं चीज़ें, तो उनके पास तो ये आराम से 8 to 10 होगा कन्वर्जन वैल्यू बाय कॉस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्ट कंसिडरेशन कम्स ऑन द प्ले एज वेल। सो ये सब चीज़ें हो चुकी है डिस्कस। उसके बाद स्कीमा भी हो चुका है। ये हमारी न्यू वेबसाइट है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसके अंदर। इनफैक्ट अभी ये काफ़ी जल्दी जल्दी में तो आपको बताया, बट अभी मैं रिवीजन दूंगा इसकी completely. I have written an article as well about this, so we'll discuss again कि ये exactly क्या क्या चीज़ें मैंने दोबारा बताई है। तो
सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी एक बार ये दिखा रहा हूँ। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, लिवाइस जीन्स, तो गूगल को कैसे पता कि ये प्रोडक्ट सेम है इन सब वेबसाइट्स पे? या लिखा आ रहा है कंपेयर प्राइस फ्रॉम दीज टू शॉप्स। तो इन्होंने कुछ ऐसा तो लिखा नहीं हुआ। लिवाइस स्लिम एंड ब्लू जीन्स काफ़ी जेनरिक सा नाम है। सो हाउ डज गूगल गेट टू नो कि ये सेम ही प्रोडक्ट है और ये दो वेबसाइट पे है? सो दिस कम्स इनटू द पिक्चर GTIN। सो GTIN नंबर होता है हर प्रोडक्ट का एग्जैक्टली exactly। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कस्टम टेलर्ड है, तुम घर पे बना रहे हो, कुछ भी रीब्रांड कर रहे हो चीज़ों को, तो जनरली तुम्हारे पास GTIN नहीं होता, वरना जो भी अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं तुम्हारे पास GTIN नंबर होता है उसका। तो अगर लेट्स एज्यूम कि तुम्हारा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एंड GTIN नंबर तुम कुछ एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हो कि ब्लैंक से GTIN नंबर होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, बट दे वर्क विद गूगल उनके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो ब्रांड के GTIN होते हैं उनके अंदर अगर कोई GTIN के रिवर्स लुकअप करोगे तुम, तो तुम्हारे पास उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट ये है, और उसके अंदर ये सब चीज़ें डिटेल्स है। तो जैसे फीड के अंदर काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे ये आइडेंटिफायर एग्जिस्ट किया हुआ है मैंने, तो इसमें जैसे मैंने बोल दिया कि टाइटल कार पेंट रस्ट रिमूवर है, प्रोडक्ट टाइप जेनरिक है, कैटेगरी ये है, और इसके अलावा मैं अगर काफ़ी चीज़ें मिस भी कर देता हूँ अगर मैंने GTIN नंबर दिया हुआ है। तो लेट्स एज्यूम कि एक कपड़ों की बात होती है, तो मैं अगर ये मिस कर देता हूँ कि ये कॉटन से बनी हुई है, या फिर इसके फिट ये है, इसका टाइप ये है, सब कुछ चीज़ें मिस भी कर देता हूँ, तो GTIN से वो उठा लेता है काफ़ी रिच डेटा। तो इसलिए अपने वो GTIN नंबर डालने से ये ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट को गूगल मैप कर लेता है। और एक और चीज़ भी है कि मैं कोई प्रोडक्ट 7 से 10 हज़ार रुपये का बेच रहा हूँ, तो हाउ डज गूगल गेट टू नो कि इस चीज़ की वर्थ 7 हज़ार रुपये है या 10 हज़ार है? तो गूगल थोड़ा अपने प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा क्लीन रखने के लिए इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिंजेंट होता है, वो बहुत फोर्स करता है GTI नंबर डालने के लिए कि तुम्हारे जो तुम कल को तो कुछ भी प्रोडक्ट खुद का बना के 10 हज़ार का 7 हज़ार का बेच दोगे गूगल की शॉप को, गूगल पे, और यूज़र परचेज भी कर लेगा। तो ऐसा तो काफ़ी स्कैम्स भी हो सकते हैं। तो GTI नंबर से थोड़ा गूगल पे पता लग जाता है कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट जो डाला है, उस प्रोडक्ट की इसलिए में इतनी वैल्यू भी है या नहीं है, कि इसके प्राइसिंग कितनी है, या फिर जस्ट लाइक चीप ई कॉमर्स गेम, कोई भी प्रोडक्ट डालो 50% ऑफ करके दिखा दो कि हाँ डिस्काउंट मिला हुआ आपको। तो वो सब प्रैक्टिसेस को भी देखने के लिए गूगल अपने GTI नंबर मांगता है। सो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन की खास बात क्या है कि रीमार्केटिंग कैंपेन्स, मतलब मोस्टली कंपनीज क्या होती है कि ई कॉमर्स कंपनीज का पहले मेजोरिटी स्पेंड USC कैंपेन में जाता था, ऐप कैंपेन्स में, बट अब वो जाता है स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन में। स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन से वो ऊपर एक लेवल होता है ऐप डायनेमिक रीमार्केटिंग। वो उनके लिए होता है कि मतलब जैसे बहुत ही एग्रेसिव जिनकी ऐप यूज केस है, तो उसके अंदर अब स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन में वो लोग आते हैं जो तुम्हारी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट देख चुके हैं, या फिर उन्होंने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। ऐप डायनेमिक रीमार्केटिंग में जो तुम्हारी ऐप के ऊपर आ चुके हैं, तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट देख लिया, सो इसके लिए एक रीमार्केटिंग कोड होता है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट पेजेस पे लग जाता है। उसके बाद गूगल को पता लग जाता है कि कोई भी यूज़र आया था, उसने ये प्रोडक्ट देखा था। उसके बाद तुम देखोगे, ट्रू कॉलर खोलोगे तो ट्रू कॉलर पे ऐड आएगी उस प्रोडक्ट की। उसके बाद तुम टिंटर खोलोगे, टिंटर पे आएगी, MX प्लेयर खोलोगे, MX प्लेयर पे आएगी, सारी जगह वो ऐड से तुम्हें बॉम्बार्ड कर देगा। और इसके बाद ना एक ऐप के अंदर इवेंट्स करा जाता है कि जैसे मान लो वेबसाइट पे आया था यूज़र, बट उसने ऐप से परचेज कर लिया, तो इसके लिए तुम्हें ऐप इवेंट्स भी पास करने होते हैं इसके लिए, परचेज वाले इवेंट्स है। तो वंस तुम जब सारे इवेंट सेट कर लोगे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, यू मोबाइल डेटा सोर्सेज हैज बीन एक्टिव, टैग सही से लगा हुआ है तुम्हारा रीमार्केटिंग वाला। पहले मैनुअल CPC का ऑप्शन था, अब नहीं है। हाँ, तो एक आइटम ग्रुप ID के लिए भी चीज़ होती है इसमें कि गूगल रिकमेंड करता है कि कुछ लोग ऐसे प्रोडक्ट डाल देते हैं कि ब्लैक सीट कवर फॉर स्विफ्ट डिजायर, ब्लैक सीट कवर फॉर Hyundai क्रेटा,
एंड सो ऑन, ऐसे वो 1000 प्रोडक्ट बना देते हैं, 200 प्रोडक्ट बना देते हैं, तो गूगल कहता है कि प्रोडक्ट एक ही रखो, तुम उसके अंदर वेरिएशंस बना दो सारी की सारी। जैसे ब्लैक सीट कवर एक प्रोडक्ट का नाम है, उसके अंदर वेरिएशन बना दो कि मारुति स्विफ्ट डिजायर के लिए ये है और क्रेटा के लिए है। सो जो जो उसका पेरेंट होगा उसको तुमने बोल दिया आइटम ग्रुप आईडी, उसके बाद आइटम आईडी डाल डाल के प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है ये, तो तुमने अगर ऐसे आइटम ग्रुप आईडी बना दिया ब्लैक सीट कवर के ऊपर, तो तुमने उसके अंदर मल्टीपल वेरिएशन डाल दी कि ब्लैक सीट कवर स्विफ्ट डिजायर, ब्लैक सीट कवर वैगन आर, ब्लैक सीट कवर हिंडई क्रेटा एंड सो ऑन। सो प्रोडक्ट एक ही रहेगा बट उसकी वेरिएशंस डिफरेंट हो जाएगी। ऐसा मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन के अंदर होता है कि मेमोरी यूसेज की 4 GB 64 GB एंड सो ऑन, एंड कलर्स, मोस्टली उसके लिए यूज़ होता है। हमारे यूज़ केस काफ़ी डिफरेंट है, तो काफ़ी अलग भी है इसके अंदर कि इन सब के अंदर वेरिएंट्स की लिमिट मैक्सिमम 20 15 20 हो जाएगी। हमारे केस में इट कैन गो अप टू 200 एज वेल। सो वो भी हमारे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा करना, एंड विल गो थ्रू दिस वे। अब एक चीज़ और भी है कि गूगल के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट सेलर होता है वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता। तो हमारे पास कई चीज़ें हमें लगेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसके क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। गूगल क्लिक्स किसी को भी जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे तुमने रुआस कम डाला हुआ है, तो वो ट्राई करेगा सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर, पहले ट्राई मार के देखेगा कि इसको इंप्रेशन दे दिया, इसको दूसरे प्रोडक्ट को भी इंप्रेशन दे के देख लिया, बिक रहा है तो ठीक है, नहीं बिक रहा तो भी ठीक है, पर थोड़े टाइम तक उसको लेवरेज देता है प्रोडक्ट को। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें अपने को लगता है कि बेस्ट सेलर है, कि ये अच्छी क्वालिटी है, तो वो देन आफ्टर पुटिंग इट ऑन गूगल देन यू गेट टू नो कि क्या चीज़ बेस्ट सेलर है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम बकेट्स इनटू इट, कि कस्टम लेबल इसके अंदर फीड के अंदर ऑप्शन होता है कि कस्टम लेबल आप डाल सकते हो। जैसे कस्टम लेबल 0 डाला हुआ है इसमें मैंने, तो इसमें 4 कस्टम लेबल डाल सकता हूँ। तो एक मैं प्राइस सेगमेंट के ऊपर डाल सकता हूँ कि 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000 के प्रोडक्ट्स। तो मैं उन उस लेवल पे प्रोडक्ट को सेग्रीगेट कर सकता हूँ एक कैंपेन के अंदर, कि मेरे को सिर्फ 2000 से इतने इतने प्राइस के प्रोडक्ट दिखाने हैं। तो उससे मैं जैसे मान लो जो पुअर प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट कर सकता हूँ रुआस को मेंटेन करने के लिए। जैसे अब सिंपल तरीका क्या है, मेरे को रेवेन्यू अगर ज़्यादा लाना है स्पेंड के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा कि एक तरीका तो है गूगल के ऊपर मैंने रुआस सेट कर दिया। दूसरा, मुझे पता है कि अगर मैंने 300 रुपये का प्रोडक्ट बेचा तो मैं तो रुआस लाऊंगा ही नहीं कभी भी रिटर्न, तो उस पर रेवेन्यू क्या क्या ही आएगा और क्या मेरे पास बचेगा। तो मैं सिंपली क्या कंडीशन लगा दूंगा कि 1000 रुपये से नीचे का प्रोडक्ट दिखाना ही नहीं मुझे। और क्या क्या मेट्रिक्स हो सकती है, जिसके फोटो शूट्स अच्छे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की फोटोज अच्छी है उसको लगाया, जिस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अच्छा है उसको दिखा दिया थोड़ा, जिस प्रोडक्ट के ऊपर रिच इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट तुम्हें पता है। और फिर उनके अंदर से देखा कि गूगल के अकॉर्डिंगली बेस्ट सेलर कौन से हैं, किसकी कन्वर्जन ज़्यादा आ रही है। जैसे यहाँ पर अगर ऑल टाइम डेटा देखें, तो ये प्रोडक्ट्स नए हैं बिल्कुल, तो पहले वाले प्रोडक्ट का डेटा रिमूव हो चुका, तो वो यहाँ से दिख जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा कि एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छा चल रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर मतलब काफ़ी फीड के अंदर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है। कलर होता है, कलर कौन सा कलर है, टाइप क्या है, साइज़ क्या है, वेट कितना है। तो जितना ज़्यादा रिच फीड बनाते हो तुम, जितने ज़्यादा डिटेल्स देते हो उतना बढ़िया रहता है। क्योंकि अभी जैसे एसईओ को किल करने वाला भी ये गूगल शॉपिंग की कैंपेन था। सो व्हाट आई फील इज दैट शॉपिंग कैंपेन किल्ड एसईओ। तो डिवाइस में सर्च कर तो ये तो नहीं दिखा रहा। हम्म,
किसी ने कैंपेन्स नहीं चला रखे या तो ज़्यादा अच्छे से, वरना जैसे यहाँ पर इफ यू आर एबल टू सी, अभी तो मैप्स आ रहा है, वहाँ ऊपर भी प्रोडक्ट्स आते हैं, नीचे यहाँ साइड में प्रोडक्ट्स आते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पर पेड ऐड आती थी। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म डाल दूँ, तो जैसे अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऐड आ रही है वाली, और टर्म क्या है ये, इसके सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छी होगी, लोग काफ़ी लोग सर्च करते होंगे। अब ऐसी टर्म्स के ऊपर ही हमें ट्रैफिक लेके आना चाहिए। अब ऐसी टर्म्स के ऊपर ही एसईओ वाला पेज ऊपर आ रहा है, ये Myntra मैन जीन्स आ रहा है। बट जो अकॉर्डिंग टू गूगल जो पहली ऐड दिखाता था गूगल, पेड ऐड, सर्च ऐड, तो उसका सीटीआर होता था 33%। तो अब तो तीन तीन ऑप्शन दिखा रहे हैं एक साथ। उसके बाद फिर तुम्हारी पेड ऐड आ जाती है, जो सर्च वाली होती है। उसके बाद तुम्हारा ये ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है। तो एसईओ तो पूरा मार दिया है इसने, सर्च शॉपिंग एड्स ने। और इसके टर्म्स भी तो ऐसे होते हैं, मेंस जीन्स हो गए। अब यहाँ पर राइट साइड में अभी ऐड दिखा रहा है, यहाँ पर ऊपर भी दिखाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर पेड ऐड दिखाता है, फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है। तो शॉपिंग एड्स के आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। सर्च कैंपेन्स महंगे हो गए हैं, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स कंपनी एंड सो ऑन। सो एक इसके अंदर प्रोडक्ट रेटिंग का फीचर भी है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट रेटिंग्स आप अलाउड करते हो तो उस पे अपने वेबसाइट पे, तो आप यहाँ से रेटिंग दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पर इस प्रोडक्ट के अंदर दिखा रखे हैं सैमसंग के, तो भी अगर सैमसंग ने कैंपेन्स चला रखे हैं तो देखते हैं। ठीक है, अभी कैंपेन्स इतने एक्टिव नहीं है। ठीक है बस। और एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे गूगल बोलता है कि हर एक फुटर के अंदर तुम्हारे वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, क्या क्या लिंक है, कोई शिपिंग पॉलिसी क्या है, और रिटर्न्स पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है। तो सो दैट यूजर्स आर अवेयर ऑफ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर हमने नीचे भी डाला हुआ फूटर के अंदर कि ईमेल ये है, फ़ोन नंबर ये है, वर्किंग डेज ये है, फिर उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी। तो ये आप तुम्हारे हर एक पेज के ऊपर होना चाहिए विजिबल। और बस इतना ही है। कुछ क्वेश्चन है तो बता दो। पुराने असाइनमेंट के लिए भी तो ये लास्ट था, इसलिए जो भी अभी तक डाउट जितने भी हैं यू कैन आस्क मी नाउ। तीन क्वेश्चन आए हैं शायद। In this example, black seat covered GSTN will change or remain the same. It will change for all variants GTN डिफरेंट। तो GTN सबके लिए चेंज होता है। कितने भी वेरिएशन हो, हर किसी का GTN चेंज होता है। बट एक सिमिलर पैटर्न में हो सकता है वो, कि स्टार्टिंग के जो कुछ कैरेक्टर्स है वो सेम है, बाकी एंड में कुछ चेंज हो रहा है। हाँ, GTN EAN UPC ऐसे कुछ नंबर होता है। GTN 13 कैरेक्टर्स का होता है ऐसे, अपने इंडिया में यूज होता है। यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। वी आर यूजिंग we are using data driven attribution model for our वेब कैंपेन्स। ऐप के अंदर वो एट्रीब्यूशन मॉडल नहीं होता ऐसा। उसके अंदर विंडो होती है कि कितने टाइम तक कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारा कन्वर्जन वाला जो है 7 डेज का परचेज का, ऐप परचेज का। और वेबसाइट के लिए हमने डेटा ड्रिवन यूज़ किया हुआ। सो इट हैज़ सम
नंबर्स की, उतना नंबर्स अचीव करने के बाद तुम डेटा ड्रिवन पे कर सकते हो। 15,000 के आसपास कुछ कन्वर्जन होने चाहिए, तो उसके बाद यू कैन स्विच टू डेटा ड्रिवन मॉडल। उतना उतना टाइम काफ़ी होता है कि गूगल को एनालाइज करने के लिए इतना डेटा क्या होता है उस गूगल के पास कि उसको डेटा ड्रिवन पे चेंज कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन? वीडियोस कैंपेन इतने सक्सेसफुल नहीं होते, तो यूट्यूब ने गूगल यूट्यूब ने काफ़ी ट्राई भी किया। इट्स मोर ऑफ लाइक अ सिमिलर सिमिलर टू वीडियो कैंपेन्स। अभी रिसेंटली यूट्यूब ने ट्रू व्यू फॉर एक्शन, ये सब कैंपेन्स, लीड्स वाले भी कैंपेन काफ़ी निकाले थे, बट सक्सेसफुल कोई भी नहीं रहा है। तो बेस्ट वे टू यूटिलाइज वीडियोज एज यूएसी इटसेल्फ। यूएसी के अंदर तुमने वीडियोज डाल दी, बट थोड़ा सा अगर तुम्हारे परचेज के ऊपर टारगेट है तो थोड़ी सी बिड थोड़ी ज़्यादा रख लो, उससे क्या है यूट्यूब की इन्वेंटरी कवर हो जाएगी, वहाँ पर व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। तो गूगल ये रिकमेंड करता है कि अगर तुम्हें वीडियोस को भी एक्सपोजर करना, तुम्हारा प्राइमरी टारगेट वीडियोस नहीं है, तो यू जस्ट रन द कैंपेन बाय यूएसी ओनली, वीडियोस के लिए। Best is smart shopping campaign. Yes, for e-commerce companies having products, the best is a smart shopping campaign. It's a highly revenue-oriented campaign, and it can completely scale a business from like 1 to 100. So a lot of e-commerce companies are just surviving on the smart shopping campaign itself. So nowadays, you might be able to see uh, a lot of new startups creating a website on scratch from Shopify, like Sleepy All Coffee and so many other e-commerce sites. Just Mamaearth itself. Uh, so like they are say, having 4 to 5 products, but they are doing well. They are surviving in the market. So they are majorly spending on the smart shopping campaign. They are creating a website on scratch from each Shopify, and they are able to sell anything. How much percentage of? I think Uh, that's a tough question actually. How much percentage of monthly spend should be for brand awareness versus conversion rate? Uh, I think I will use my thumb model for this कि अगर कोई प्रोडक्ट का तुम्हारे पास कोई रेवेन्यू आ रहा है तो उसका 10% तुम उसके स्पेंड पे लगाते हो। ब्रांड के लिए भी मैं 10% ही सोचूंगा अगर लगाना हुआ तो। अगर ब्रांड अवेयरनेस के लिए स्पेसिफिकली कोई अगर वीडियो कैंपेन्स चलाने हैं मुझे, तो आई विल जस्ट स्पेंड 10%। अदरवाइज फॉर अदर टाइप ऑफ ब्रांड कैंपेन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द कीवर्ड्स, उसके लिए तो जितना स्पेंड करो उतना कम है, बिकॉज दैट्स द ट्रैफिक यू ओन। like if someone is searching on for go mechanic, and if that user is not able to see the ad for go mechanic, then that's a pathetic, because he's very much likely to convert. And if he or she is searching for go mechanic, then there are much more chances कि वो convert करेगा। So वो काफी सस्ते में एक्विजिशन हो जाती है अपने पास, और मतलब दैट इज लिमिटलेस, बट कंपनीज काफी कम स्पेंड कर पाती है उसके ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा बजट ले जाता है, क्योंकि कोई ब्रांड की टर्म होती है तो जनरली बहुत सस्ती होती है। कि अगर अमेजोन को अमेजोन के ऊपर बिड करना है तो उसके जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी स्कोर एंड रेलेवेंस उसकी बिड काफ़ी कम होगी, 10 रुपये 15 रुपये ऐसे कॉस्ट पर क्लिक। आर करंट एक्विजिशन कॉस्ट, नाउ यू आर आस्किंग अबाउट मेट्रिक्स, हाँ? सो सो एवरेज आई विल से कि 700 रुपये के आसपास आ रहा है हमारा, और डिपेंड्स ऑन द सिटी टू सिटी। if I will discuss about cities, then most of the people will start asking कि बैंगलोर का कितना चल रहा है, हैदराबाद का कितना चल रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। बट चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, यहाँ पर थोड़ा सस्ता आता है, मतलब 400 500 ऐसे। और पुणे के अंदर वो 1000 तक भी चला जाता है। तो it totally depends, and we have just recently started purchase campaign, so it will take some time to reduce the or acquisition cost. So
पहले सारे इंस्टॉल्स पे चल रहे थे, इसलिए इतना खास एक्विजिशन कॉस्ट आया नहीं था। नॉट इन दिस सेशन फेसबुक प्रोडक्ट एड्स। फेसबुक के लिए हम एक सेशन अलग से रख लेंगे, दैट आई विल थिंक अबाउट कि क्या क्या चीज़ हो सकती है, और आई विल ट्राई टू फिनिश फेसबुक इन अ सिंगल सेशन कि पूरा का पूरा फेसबुक की एड्स। फेसबुक के अंदर इतना कुछ खास मुश्किल भी नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, और इतना कुछ करने को है भी नहीं। सो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं उसके अंदर, तो सब एक ही सेशन में हो जाएगी ख़त्म। एवरेज कॉस्ट per acquisition फॉर लग्जरी, इट इसका कुछ एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता, बट 11,000 रुपये भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। कुछ सिटीज़ के अंदर 11-12 हज़ार है, किस सिटीज़ में मोर देन दैट, कुछ फिक्स नंबर नहीं है मेरे पास इसका। But we are not right now. We are not having separate conversion action for luxury. So once we have that in app, so maybe I can tell you about the some app acquisition cost. So any other questions? ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता, मतलब एंगेजमेंट कैंपेन में यू कैन सिलेक्ट द ऑडियंसेस, बट जो यूएसी होता है, यूनिवर्सल ऐप कैंपेन होता है, यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ ऑडियंस that runs on its own. As it's same for smart shopping campaign, you cannot target any audience on it. It will automatically do whatever it's do. CPA is the bidding strategy we generally try to use, but it depends on the use case. Like uh, in coming days, like after 3-4 days, we will be starting the smart shopping campaign, and in that case, we can only bid for the ROAS. So it totally depends on the use case. Mostly we use CPA, and for brands we use the CPC because it doesn't make sense to bid via CPA on brand terms. Because if someone is searching for Go Mechanic, then whether he converts or not, you, that doesn't make any sense कि वो convert करेगा नहीं करेगा, but he has to see the Go Mechanic ad. So you are have to bet blindly on that. So that's why it's suggested key to bid via the manual CPC. Can we target user if we have their mobile number? Yes, we can. Uh, yes, we can. So that's called a custom audience. You can create your own custom audience. You can just put in phone number or email or GAID. So it's a Google advertising ID. If you have the user's GAID, you can target those users. So that's all. Any other questions? Well, you can ask the rest of the questions on WhatsApp or email. Cool then. Okay, guys. Thank you. It was great having you guys here.